Abel Mathematics Club presents a lecture series on mathematical analysis for those students who love to learn mathematics. ये हमारा एक प्रयास है कि जो स्टूडेंट्स IIT जाम और CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बड़े बड़े क्लासेस की फीस देने के लिए सक्षम नहीं हैं, उनको ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स डिलीवर करें। तो हमारे पहले तो जो लेक्चर्स थे उसमें आप सभी ने सेट थ्योरी और फंक्शंस के जो बेसिक कंसेप्ट थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमने नीचे लिंक्स दिया हुआ है, वो लिंक्स आप लिंक पर क्लिक करके आप वो दो लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट पढ़ने से पहले हमारे पास एक इक्विवेलेंस सेट का कंसेप्ट है, वो एक बार देख लें। Two sets A and B are said to be an equivalent if there is a one-to-one correspondence between them, denoted by A is equivalent to B. मतलब अगर आप कोई दो सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स कहना चाहते हो तो आपके पास ऐसा एक वन टू वन एंड ऑन दैट इज वन वन एंड ऑन टू एक फंक्शंस आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर वो फंक्शंस आप डिफाइन कर सकते हो तो हम कहेंगे यस these both sets are equivalent. Any two finite sets containing the equal number of elements are equivalent. मतलब अगर मैं आपको रूटीन लाइफ का एग्जांपल दूं, अगर हम क्लासरूम में हैं और हमारे एक सेट है जो इसमें हमारे रोल नंबर्स हैं और दूसरे सेट्स में जो अगर हमारे नेम्स हैं, तो हम यहाँ पर एक वन वन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि रोल नंबर 1 किसका है, रोल नंबर 2 किसका है, रोल नंबर 3 किसका है। सेम चीज अगर आपके पास नाम पता है तो आप उसका रोल नंबर्स भी जान सकते हो। सो दिस इज नोन एज अ वन टू वन कोरेस्पोंडेंस बिटवीन देम। तो ये जो दो सेट्स बने उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब एक इक्विवेलेंस रिलेशंस जो आप पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, मैं उसको रिवाइज करना चाहता हूँ। A relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, मतलब हर एक एलिमेंट्स A बिलोंग्स टू A के लिए A का रिलेशन विद A अगर आप ढूंढे तो वो भी आपके सेट A में ही मिलना चाहिए। फॉर सिमेट्रिक दैट इज A B बिलोंग्स टू A के लिए अगर A का रिलेशन विद B है तो B का रिलेशन विद A भी होना चाहिए। A, B and C belongs to set A if A is related with B and B is related with C तो A is related with C भी होना जरूरी है। ऐसे आपके थोड़े बहुत एग्जांपल्स अब इक्विवेलेंस रिलेशंस के पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर ट्राई करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा इक्विवेलेंट सेट का जो रिलेशंस है दैट इज A is equivalent to B, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ये मुझे चेक करना है। सो नाउ लेट्स वी हैव अ थ्योरम, prove that relation this equivalent set in a sets is an equivalence relation. Now to prove the relation equivalent set in a sets is an equivalence relation, we have to prove these three conditions: reflexive, symmetric and transitive. तो कोई भी एक सेट आप A ले ले तो वहां पर आपको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा A से A का और वो वन वन एंड ऑन टू हो। तो बट ऑब्वियस हमें बहुत इजीली पता है और इसीलिए मैंने जो दो लेक्चर्स आपको दिए हैं सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में, तो आप वो दो लेक्चर्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको फटाफट फंक्शंस और सेट के बारे में समझ में आ जाएगा। तो मैं आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ फॉर A से A का, तो एवरी A बिलोंग्स टू A के लिए आइए A ऑफ A इक्वल्स टू A। सो हमें पता है कि ये फंक्शन वन वन भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है। सो A इज रिलेटेड विथ A इज इक्विवेलेंट विथ A, सो हमारा काम हो गया। नाउ सिमेट्रिक, if A is equivalent to B तो वहां पर एक वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस मिलेगा। हमें पता है इनवर्स फंक्शन में कि अगर कोई फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है तो इसका इनवर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, तो वो कहां से होगा, B से A का, एंड वो भी वन वन एंड ऑन टू होगा। तो हमें कह सकते हैं कि B इज इक्विवेलेंट टू A, सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव, इफ A इज इक्विवेलेंट टू B, B इज इक्विवेलेंट टू C, तो वहां पर हमारे पास दो फंक्शंस मिलेंगे, जो F फंक्शन A से B का वन वन एंड ऑन टू होगा, G फंक्शन जो B से C का वन वन एंड ऑन टू होगा।
अगेन हमारे पास जानते हैं जी ऑफ एफ अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो वो एफ पहले अप्लाई होगा, तो वो ए से बी एंड देन जी, दैट इज फ्रॉम बी टू सी। सो ये फंक्शंस एग्जिस्ट करेगा एंड एफ 1 1 ऑन टू है, जी 1 1 ऑन टू है, जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करता है तो जी ऑफ एफ भी 1 1 एंड ऑन टू ही होगा। सो इट फॉलोज दैट ए इज इक्विवेलेंट टू सी, दैट इज हमारा जो रिलेशन हुआ वो ट्रांजिटिव हुआ, दैट इज इक्विवेलेंट सेट्स का जो रिलेशंस है वो 1 1 है, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। सो दिस रिलेशन इक्विवेलेंस इन सेट्स is an equivalence relation. Now we can see, okay, अभी हमने जो पढ़ा उसमें क्या था, अगर दो फाइनाइट सेट है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के तो वहां पर आप 1 1 ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, लेकिन व्हाट कैन यू से अबाउट टू इनफाइनाइट सेट्स? सो हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट सेट्स हैं जिसमें हम एक 1 1 ऑन टू फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर जरूर नहीं कि हर एक दो इनफाइनाइट सेट इक्विवेलेंट हो जाएंगे, लेकिन कई ऐसे सेट्स हैं जहां पर हम ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम z टू z प्लस एज फॉलो। तो मैं थोड़ा यहाँ पर पहले ट्रायल एंड एरर से ट्राई करूंगा, उसके बाद हम मैथमेटिकली एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो चलो मैं 0 की इमेज 1 दे रहा हूं, 1। अब पॉजिटिव इमेज के लिए मैं आगे पॉजिटिव साइड में 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4 एंड माइनस के लिए इमेज -1 की इमेज 3, -2 की इमेज 5 एंड अप टू सो ऑन। सो अगर मैं मैथमेटिकली फॉर्मूला के बारे में बताऊं तो व्हेनेवर यू हैव n इक्वल्स टू 0 वी पुट f ऑफ n इक्वल्स टू 1। इफ n इज पॉजिटिव दैट इज, अब यहां पर हम स्टार्ट करें, 1 है तो आंसर 2 मिलेगा, 2 है तो आंसर 4 मिलेगा, 3 है तो आंसर 6 मिलेगा। मतलब z प्लस में सारे के सारे इवन नंबर्स के लिए हमारे पास वो काम हो गया। अगर यह नेगेटिव है, क्योंकि z में तो 0 है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स भी है, तो यहाँ अगर आपके पास n नेगेटिव है तो 2 ऑफ मॉड ऑफ n प्लस 1, दैट इज अगर -1 पुट करे तो ये 3 बन जाएगा, -2 पुट करे तो ये 5 बन जाएगा। मतलब यस हमारे पास 0 के लिए 1, 1 के लिए 2, -1 के लिए 3, -2 के लिए सॉरी यस हाँ यस, तो ऐसा आपको एक 1 1 फंक्शंस मिलता जाएगा। अब ऑन टू नेस के लिए भी आप देखिए कोई भी z प्लस का एलिमेंट लो तो वहां पर आपको z में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा, तो ये फंक्शन 1 1 भी है एज वेल एज ऑन टू भी है। सो वी कैन इजीली टू से दैट there exists a functions f from z to z plus which is 1 1 and on to, तो ये तो हमारा इक्विवेलेंट सेट बन गए। नाउ ये मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, प्रूव दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n and set of even natural numbers 2n are equivalent। अब अगर मैं 2n की बात करता हूं ना, मैं आपको 3n भी दे सकता हूं, नेचुरल नंबर n, 3n 3 के मल्टीपल्स नेचुरल नंबर, दैट इज आपको लेने 3 6 9 अप टू एटसेट्रा, तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अगर n से 2n इक्विवेलेंट है, n से 3n इक्विवेलेंट है, तो आप थोड़ा सोचिएगा व्हाट कैन यू से अबाउट 2n एंड 3n। हमने वो इक्विवेलेंस रिलेशंस का थोड़ा अपने दिमाग में लगाइएगा। ओके, अब मैं आपको ऐसे एक बात करना चाहता हूं कि जहां पर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में जो सेम प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं हो रही। अगर आप, मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा बड़ा होटल है कि जिसमें 10,000 रूम्स हैं और हमारे पास 10,000 गेस्ट ऑलरेडी है, तो अगर मुझे वहां पर नया एक गेस्ट आ रहा है तो उसको रूम एलोकेट करना है, तो ये पॉसिबल होगा? तो आप सब बताएंगे कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 10,000 रूम्स हैं, हर एक में एक एक गेस्ट ठहरे हुए हैं। अब आपको ऐसा तो करना पड़ेगा कि एक गेस्ट, दो गेस्ट को किसी एक रूम में डालना पड़ेगा तभी एक आप नया, लेकिन हम ऐसा अलाउ नहीं कर रहे हैं कि हर एक गेस्ट को इंडिविजुअली रूम देना है, तो ये 10,000 रूम वाली होटल में ये पॉसिबल नहीं। चलो अब मैथ्स वाले हैं तो हम एजम्पशन लेते हैं कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स की होटल होती तो क्या हम कोई और इनफाइनाइट गेस्ट हमारे पास ठहरे होते, तो क्या अगर मैं यहाँ पर कोई नया गेस्ट आए तो मैं उसको रूम एलोकेट कर सकता? तो दिस इज नोन एज अ हिल्बर्ट पैराडॉक्स। तो अकॉर्डिंग टू हिल्बर्ट, यस वी कैन गिव हिम अ रूम। तो कैसे? तो आप यहाँ पर ये पूरा है वो पढ़ सकते हैं, या मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो अच्छे तरह से आप सुन लीजिए तो भी आपको समझ में आ जाएगा। वी गो थ्रू। अब हम ये कहेंगे जो रूम नंबर 1 का जो है गेस्ट, उनको बोलेंगे गो थ्रू, या रूम नंबर 2 में चले जाओ।
फॉर रूम नंबर 2 के लिए गो टू रूम नंबर 3, रूम नंबर 3 वाले को रूम नंबर 4, रूम नंबर 4 को रूम नंबर 5 में हम भेज देंगे। दैट मीन्स व्हाट, रूम नंबर जो 1 है वो अब हमारे लिए एम्प्टी हो जाएगा, तो उनको हम नया गेस्ट को एलोकेट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, yes, normal hotels have set of rooms. This is a finite. Once every room has been assigned to a guest, any new guest that wants to a room that does not have one yet cannot be served. In other words, hotel is fully blocked कहेंगे हम, book कहेंगे. Now suppose that there is a hotel that had infinite number of rooms. As a convenience, the room have numbers, चलो नाम दे देते 1, 2, 3 up to 8 so on respectively. If all the rooms are filled, it might appear that no more guests can be taken in. As in hotel with a finite number of rooms, this is wrong. Through a room can be provided for another guest. This can be done by moving a guest in room 1 to room 2, room 2 to room 3. In general, जो n रूम में है उसको n+1 में असाइन कर दे. That means what, जो हमारा फर्स्ट रूम है वो एम्प्टी हो जाएगा अभी, तो उस रूम में हम नए गेस्ट को अराइव कर सकते हैं. चलो और सोचें कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स हैं जिसमें इनफाइनाइट गेस्ट ऑलरेडी ठहरे हुए, मतलब हर एक रूम पैक है. अब यहाँ पर हम देखते हैं ओ और भी इनफाइनाइट गेस्ट आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ पॉसिबिलिटी है. तो यस, फिर से यहाँ पर हम ऐसा कहेंगे कि जो रूम नंबर 1 वाला है उसको बोलेंगे आप रूम नंबर 2 में चले जाओ. रूम नंबर 2 है उनको 3 में नहीं भेजेंगे, उनको 4 में भेजेंगे. रूम नंबर 3 को 6 में भेजेंगे, रूम नंबर 4 को 8 में भेजेंगे. दैट इज हमारे पास इवन नंबर वाले रूम पैक हो जाएंगे और ओड नंबर वाले रूम हमारे पास खाली हो जाएंगे. तो आप यहाँ पर यस वी कैन से दैट द एन रूम वाला जो है उसको 2n रूम में शिफ्ट करेंगे, तो वहां पर अब ओड नंबर्स वाले रूम एम्प्टी हो जाएंगे, तो उनको वो इनफाइनाइट वो गेस्ट को हम अरेंज कर सकते हैं. नाउ अभी हम फाइनाइट सेट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं. क्या सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, लेकिन थोड़ा उसको अलग तरह से. A set A is said to be a finite if there exists a positive integer n and we have a bijective function f from set 1 to up to n to set A. Empty set is define a finite set. A set which is not finite is known as a infinite set. अभी हम जो थोड़ा स्कूल का सेट थियरी फंक्शंस और कॉलेज में अब इतना डिफरेंस अब से शुरू हो रहा है, तो अब जो इनफाइनाइट सेट है ना उसके हम दो पार्ट्स निकालने वाले हैं. तो यहाँ पर इनफाइनाइट सेट के दो पार्ट्स निकालने वाले हैं. तो यहाँ पर दो पार्ट्स दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. An infinite set A is said to be a denumerable if there is a bijective function f from natural number to A, that is A is equivalent to natural number. तो उसका हम नया नाम दे रहे हैं denumerable. A set which is either finite और डेन्यूमरेबल इट इज नोन एज अ काउंटेबल. मतलब अगर आपका सेट फाइनाइट है तो भी हम उसको काउंटेबल कह सकते हैं. अगर वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, लेकिन उसमें दो पार्ट है, डेन्यूमरेबल है, तो उसको भी हम काउंटेबल नाम दे देंगे. यहाँ पर अ सेट विच इज नॉट काउंटेबल इज सेड टू बी अनकाउंटेबल. आप यहाँ पर एक मस्त मैंने फिगर बनाई है, आप देख सकते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. कोई भी सेट्स आपके पास दो पार्ट्स है, फाइनाइट इनफाइनाइट. फाइनाइट तो वो तो काउंटेबल हो ही जाएगा, इनफाइनाइट है तो वो डेन्यूमरेबल है या तो फिर वो अनकाउंटेबल है. डेन्यूमरेबल होगा तो वो काउंटेबल बन जाएगा. ओके यस. अब थोड़े मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं आपको जो हमें काउंटेबल बनाने हैं. सेट को हम काउंटेबल, अगर आपके पास फाइनाइट सेट होगा तो आप कोई भी टेंशन किए बिना कह सकते कि वो सेट काउंटेबल है. लेकिन जब आपका सेट इनफाइनाइट है तब आपको मेन क्वेश्चन आएगा. नेचुरल नंबर से वो सेट का एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा और वो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और वो फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए. लेट अस डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम सेट नेचुरल नंबर टू दिस सेट. बहुत इजी है, हमें क्या बताना है, a इज काउंटेबल, तो आपको ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू बताना होगा. फॉर 1 1 के let x1 and x2 be any two natural numbers such that f of x1 equals to f of x2. So 2 raised to x1 equals to 2 raised to x2, that is x1 equals to x2. So f is 1 1. For on 2 के लिए let y equals to 2 raised to n be any element in A. We have a n in set of natural numbers such that f of n equals to 2 raised to n. So f is on 2.
So there exists a function from natural number to the given set A which is 1 1 as well as on 2. So given set is countable set. मैं मानता हूँ आपको ये काउंटेबल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। कई बार ऐसा स्टूडेंट्स का था कि काउंटेबल डेन्यूमरेबल में क्या डिफरेंस है, तो जो मैंने आपको वो चार्ट्स के लिए बताया तो उसमें से आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ ही गया होगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली सब थियरम्स की प्रूफ दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल्स आपको थोड़े बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ और थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स आपको काम में भी आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ जिसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रूव दैट सेट ए दैट इज ओड नेचुरल नंबर्स 1 2 5 1 3 5 etc. आपको प्रूव करना है ये काउंटेबल है। दैट इज आपको आपका दिमाग लगा के एक फंक्शन डिफाइन करना होगा नेचुरल नंबर से सेट ए का, और फिर बताना होगा कि आपका फंक्शन 1 1 है onto A. Clear? Prove that the set of integers is countable. अब देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर्स में अगर आप देखा जाए तो 1 2 3 4 है, और इंटीजर्स में तो आपके पास क्या है, ये नेचुरल वाले तो सारे के सारे है ही, लेकिन साथ में मिरर इमेज भी आपको दे रही है, लेकिन फिर भी ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। कैसे, तो देखते हैं। तो भाई यही ब्यूटी है इनफाइनाइट सेट्स की। जनरली अगर हमारे पास अगर कोई बोले फाइनाइट सेट है मेरे पास 1 2 up to 10, कोई बोले कि मेरे पास दूसरा एक सेट है 0 से लेके 1 to 10 और -1 से लेके -10 तक, तो आप बोलेंगे नहीं यहाँ पर तो कार्डिनलिटी दोनों की सेम नहीं हो रही है, तो यहाँ पर मुश्किल है। लेकिन ये इनफाइनाइट सेट के लिए ये सब कुछ नहीं, आपको कुछ सीखने को यहाँ पर मिल रहा है। लेट अस डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू z एस। कैसे, f ऑफ x इक्वल्स टू, अगर आपके पास ओड नंबर है तो x - 1/2 लेना है, अगर इवन नंबर है तो -x/2 लेना है। तो चलो हम पहले थोड़े बहुत नंबर्स डाल के ट्राई तो करें। तो 1 के लिए आपको 0 मिलेगा, 2 के लिए आपको -1 मिलेगा, 3 के लिए आपको यहाँ पर 3 - 1 2 1 मिलेगा, 4 के लिए आपको -2 मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर जैसे बढ़ते जा रहे हैं आपके पास, तो इंटीजर्स में आप क्या करो, एक यहाँ पर फिर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर फिर आप यहाँ पर। मुझे बताना है कि यस z है ये काउंटेबल है। तो कैसे बताएंगे, ये हमारा जो फंक्शन f है वो 1 1 है एंड ऑन टू है। चलो 1 1 रेस के लिए लेते हैं कि जनरली हमें पता है 1 1 में क्या करते हैं, फॉर एनी x1 एंड x2 का अगर दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हैं तो f(x1) = f of x2 लेते हैं और बताते हैं कि x1 = x2 है। तो चलो अगर मैं f of x1 f of x2 ले रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि एक x1 ओड हो और दूसरा x2 इवन हो, या तो फिर कुछ यहाँ पर। तो देखते हैं अगर x1 ओड है x2 इवन है, then what we have, x1 - 1 / 2 = -x2/2। डिनोमिनेटर में से हम 2 कैंसिल कर देंगे, या तो फिर दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दे, तो x1 - 1 = -x2, दैट इज x1 + x2 = 1 हो गया। तो ये तो नेचुरल नंबर में पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई भी आपका दो नेचुरल नंबर्स ले लीजिए उसका समेशन 1 आए। सिमिलरली अगर आपके पास x1 इवन है और x2 ओड है तो भी यहाँ पर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होगा। अब तो यहाँ पर आप f of x1 = f of x2 जब ले रहे हैं देन आइदर बोथ आर इवन या तो फिर बोथ आर ओड होने चाहिए। ओके, लेट नाउ स्टार्ट करते हैं। चलो x1 एंड x2 बोथ आइदर ओड। सपोज दैट x1 एंड x2 दोनों ओड नंबर है, तो f of x1 = f of x2। तो यहाँ पर बहुत इजीली आप ये कह सकते हैं कि x1 = x2 हो जाएगा। सो इन दिस केस f is 1 1। अगर दोनों इवन है तो f of x1 = f of x2 लेके, तो यहाँ पर बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि यस f of 1 1 इन दिस केस, मतलब फाइनली हमारे पास फंक्शन जो हमने डिफाइन किया वो 1 1 हो चुका है। व्हाट कैन यू से अबाउट onto? तो onto के लिए आपके पास यहाँ पर देखिए z, तो z में कौन से नंबर्स हैं, एक 0 है, पॉजिटिव इंटीजर्स है और नेगेटिव इंटीजर्स है। तो चलो यहाँ पर तो 0 के लिए आपको यहाँ पर को डोमेन में 0 हमारे पास है, तो यस हमारे पास 1 एलिमेंट्स है डोमेन में कि जिसकी इमेज 0 मिल रही है, जो आप फंक्शन देख के कह सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर आप y ले ले z का, तो हमें कोड यस डोमेन में x = 2y + 1 मिल जाएगा, जिसके लिए आप f of x = y हो जाएगा। यहाँ पर आप 2y + 1 x की जगह पर रखेंगे और यहाँ पर आप फंक्शन में पुट करेंगे 2y + 1, तो यहाँ से कैंसिल, तो आपको y मिल जाएगा। तो कोई भी यहाँ पर यस y के लिए पॉजिटिव इंटीजर y के लिए आपको ये मिल जाता है। चलो नेगेटिव इंटीजर y के लिए तो आपके पास x = -2y मिल जाएगा।
सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। सो हमारा फंक्शन क्या हुआ, 1 1 तो था ही, यहाँ से 1 2 भी हो गया। सो दैट इज यस set of integers and z are equivalent, so that is z is countable. Okay, now let's see one more theorem. Prove that infinite sets has a denumerable subset. मतलब अब हमारे पास जो सेट है वो डेन्यूमरेबल है या नहीं है ऐसा कुछ नहीं बताया, वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है डजंट मैटर, लेकिन उसके पास एक डेन्यूमरेबल सबसेट 100% होगा। इनफाइनाइट सेट के पास अगर फाइनाइट सबसेट की मैं बात करूं तो वो तो बहुत इजी है कि अगर मैं आपको सेट ऑफ रियल नंबर ले लूं तो वो तो इनफाइनाइट सेट है, और उसमें से मैं एक सेट ए ले लूं कि जिसमें 1 2 एंड 3 बस 3 एलिमेंट्स है तो वो तो फाइनाइट हो गया। लेकिन हमें डेन्यूमरेबल सबसेट है। डेन्यूमरेबल सबसेट मतलब उसके अंदर से आपको ऐसा एक सबसेट ढूंढना है जो नेचुरल नंबर के साथ 1 1 एंड 1 2 कोरेस्पोंडेंस बनाता हो। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एन इनफाइनाइट सेट। सो ए एम्प्टी नहीं है क्योंकि कुछ है ना, इनफाइनाइट है। देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट a1 इज इन ए। अगेन ए फाइनाइट नहीं है तो उसमें a1 के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। सो देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट a2 which is not in a1 such that a2 is in a. Continuing the same manner, for every natural number there exists a distinct elements a1 a2 up to an in a. Now a is infinite, तो अगेन a1 a2 an से भी आगे हमें an प्लस 1 इन a मिलेगा, वो भी अदर देन a1 a2 अप टू an होगा। सो वी ऑब्टेन, तो हमें एक नया सेट b क्या मिल रहा है, a1 a2 अप टू an प्लस 1 अप टू एटसेट्रा इज अ सबसेट ऑफ a। अब हम फंक्शन, तो ये क्या हुआ, b जो है वो ये हमारा इनफाइनाइट सेट ए का एक सबसेट हुआ। मुझे क्या प्रूव करना है, इनफाइनाइट सेट के पास डेन्यूमरेबल सबसेट है, दैट इज मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि b है, b इज डेन्यूमरेबल। दैट इज मुझे क्या बताना पड़ेगा, नेचुरल नंबर से b का फंक्शंस 1 1 एंड 1 2 हो। नाउ लेट्स डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू b एज, ये b है, f ऑफ i इक्वल्स टू ai, दैट इज 1 की इमेज a1, 2 की इमेज a2, 3 की इमेज a3। तो आप डायरेक्टली अब देखा आपके समझ में आ ही गया होगा कि ये फंक्शन 1 1 एंड 1 2 होने वाला ही है। फिर भी इसको प्रूव कर देते हैं। आई जे बिलोंग्स टू एन के लिए अगर एफ आई एफ जे इक्वल्स है तो बट ऑब्वियस ए आई एंड ए जे इक्वल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आई इट इज पॉसिबल ओनली इफ आई इक्वल्स टू जे, सो एफ इज 1 1। फॉर एनी ए आई बिलोंग्स टू बी के लिए आई बिलोंग्स टू एन मिल जाएगा कि जिसकी इमेज एफ ऑफ आई इक्वल्स टू ए हो जाएगी। सो एफ 1 2 हो गया। सो द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, हेंस बी इज डेन्यूमरेबल। ए क्या था, इनफाइनाइट सेट था, b is a subset of a, b denumerable, that is infinite set के पास denumerable subset हो गया। Is it clear? Now let's prove one more theorem. Prove that every infinite set is equivalent to one of its proper subset. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफाइनाइट सेट जो है वो इक्विवेलेंट मतलब वो 1 1 एंड 1 2 कोरेस्पोंडेंस बनाता है उसके प्रॉपर सबसेट के साथ। अब ये फाइनाइट के लिए अगर आप सोचने के लिए जाएंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि चलो फाइनाइट सेट मान लीजिए कि मेरे पास कोई 100 एलिमेंट्स वाला सेट है। अब प्रॉपर सबसेट के लिए तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर सबसेट में क्या होना चाहिए, तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें से एक कम एलिमेंट्स होने चाहिए ना, क्योंकि अगर सेम टू सेम सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे वो प्रॉपर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास एक 100 फाइनाइट की मैं बात करूं तो फाइनाइट सेट है जिसमें 100 एलिमेंट्स है तो उसका प्रॉपर सबसेट लेके जाएंगे तो कम एलिमेंट्स होंगे, तो कम एलिमेंट्स के लिए तो वो कार्डिनलिटी डिफरेंट हो जाएगी, तो ये तो इक्विवेलेंट नहीं हो जाएंगे। लेकिन यही तो ब्यूटी है इनफाइनाइट सेट की। तो इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंस टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। आप है ना मैथमेटिकल एनालिसिस में एक चीज याद रखिएगा, प्रूफ तो आप अच्छी तरह से समझिएगा लेकिन स्टेटमेंट्स क्या बता रहा है आपको उसका विजुअलाइजेशन करिएगा आप, तो आपको और मैथमेटिकल एनालिसिस में मजा आएगा। Let X be an infinite set. X be an infinite set. From above theorem, every infinite set has a denumerable subset. So X has a denumerable subset. चलो हम नाम दे देते हैं उसको A1, A2, A3 up to AN. Now define one set capital A1 equals to this A minus element A1, this singleton set A1. So this equals to what? A2, A3 up to AN, AN plus 1.
So x1 now again define x1 equals to x minus a union a1. अब आप समझिएगा कि what is the difference between x1 and this xa. So x1 equals to what, this x minus a, मतलब पूरा जो इनफाइनाइट सेट था उसमें से आपने ये सारे के सारे एलिमेंट्स निकाल दिए. अब मैं यूनियन ऑफ a1 कर रहा हूं, तो a1 मतलब a2 a3 अप टू n, तो मतलब x में से ये निकाल दिए थे और ये ऐड कर दिए. तो इन शॉर्ट क्या हुआ, हमारे पास x1 में a1 एलिमेंट्स नहीं आया जो x में बिलोंग कर रहा था. दैट मीन्स व्हाट, यस x1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x हुआ. हमें क्या प्रूव करना है, एवरी इनफाइनाइट सेट दैट इज x is equivalent to one of its proper subset. तो मुझे बताना है कि x1 is equivalent to x. Let's define a mapping f from x to x1 as f of x equals to x for every x belongs to x minus a. तो मतलब अगर ये a है, उसके अलावा जितने भी सारे एलिमेंट्स है उसकी इमेज तो यही मिल रही है. दैट इज यहाँ पर मैंने x ही लिखा है तो x का इमेज है x, यहाँ पर दूसरा है तो x का इमेज है x. मतलब बाकी सारे इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो x1 में है ही, तो उन सबकी इमेज दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन किया. अब a के लिए क्या मैं डिफाइन कर रहा हूं, ai इमेज इज ai प्लस 1, दैट इज a1 मेरे पास x1 में नहीं है तो a1 की इमेज a2 की इमेज a3 अप टू एटसेट्रा. आपको थोड़ा इससे लगता होगा ये हिल्बर्ट पैराडॉक्स जैसा कुछ आया कि जिसमें यस फर्स्ट रूम को हमने यहाँ पर सेकंड में, सेकंड वाले को थर्ड में अप टू एटसेट्रा. सो बस ये फिगर देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आपका फंक्शन है ये 1 1 है ऑन टू है. जैसे हमारी है ना टैगलाइन है, लर्न मैथमेटिक्स मैथमेटिकली. यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने ये रट्टा लगा दिया, लेकिन क्यों आप ये लिख रहे हैं वो भी आपको ये फिगर के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो यहाँ पर function f is 1 1 as well as on 2, so x1 is equivalent to x, hence every infinite set is equivalent to one of its proper subset. और भी बहुत सारे थियरम्स हैं हमारे पास कि अगर नेचुरल नंबर n क्रॉस n वो काउंटेबल है या नहीं है, इंटरवल्स सारे के सारे रेशनल नंबर्स वो क्लोज इंटरवल 0 1 में, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे. मुझे ये पता है आपको 100% श्योर हूं मैं कि ये लेक्चर्स आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा. और अगर आपको ये मज़ा आ रहा है लेक्चर्स में तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये बताइएगा और उनके साथ भी ये शेयर कीजिएगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये बेनिफिट उठा पाए. थैंक यू वेरी मच.